साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं ट्रंप चचा ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और एक के बाद एक धमकी दिए जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी भारत से संबंध खराब हो जाएं। इसी क्रम में इन्होंने रशिया को भी रडार पर लिया है और रशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनका एक बयान आया था। उन्होंने ये बोला था कि हमारा ध्यान पूरी तरह से डेड हैंड पर भी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से जब उन्होंने ये बात कही तो इसके रिटेलिएशन में ट्रंप ने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के आसपास कहीं किसी समुद्र में डिप्लॉय कर दी हैं और रशिया को एक तरह से धमकी भी दी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी बोला है कि 8 अगस्त तक रशिया कैसे भी यूक्रेन पर जो हमला कर रहा है उसे रोक दे, वरना रशिया पर और ज्यादा सैंक्शंस लगेंगे। यहां तक कह दिया है कि रशिया के ऊपर हम डायरेक्ट हमला भी कर सकते हैं। इतनी बातें कहने के बाद ट्रंप चचा ने हर वो बात, हर वो काम कर लिया जिससे इंडिया, चाइना, रशिया जैसे देशों के साथ संबंध खराब हो सके। अब साहब एक बात बताते हैं, आप गौर कीजिए, पिछले 24 घंटे से खबर चलाई जा रही है कि भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। फिर खबर चलाई गई कि भारत की जो पीएसयूज हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो रशिया के द्वारा भेजा गया तेल एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं। ये जो एक खबर चलाई गई थी, ये जानबूझ करके चलाई गई थी। क्यों चलाई थी भी बताऊंगा और पूरा जो समीकरण अभी बन रहा है वो भी बताऊंगा। भारत ने क्या जवाब दिया है वो भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब पुतिन क्या करने वाले हैं। सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत रशिया का तेल लेता रहेगा। भारत का आधिकारिक बयान आ गया है और भारत ने साफ साफ कह दिया है कि मार्केट में जहां अच्छे प्राइसेस चल रहे होंगे, मार्केट से जहां हमें फायदा हो रहा होगा, हम लेंगे। यानी कि ट्रंप अगर ये सोचे कि हम पूरी दुनिया के चौधरी हैं और हम जैसे चाहें वैसे दुनिया को चला लेंगे, भारत को धमकाएंगे, भारत डर जाएगा, तो वो सब होना नहीं है। हालांकि ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया, ट्वीट करके बताया भी कि मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि भारत ने रशिया का ऑयल लेना बंद कर दिया है। बाद में जैसा कि आप जानते हैं भारत ने आधिकारिक बयान दे दिया तो इनके बयान का कोई मतलब नहीं रहा। अब साहब सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब कुछ जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं। कई चैनल्स पर मैं देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर राय दे रहे हैं कि हो सकता है रशिया से तेल लेने में भारत कुछ कटौती कर दे, हो सकता है भारत अमेरिका के नजदीक जाने का प्रयास करे, हो सकता है कि मोदी जी खुद ट्रंप से बात करें। इस तरह की कुछ लोग बात कर रहे हैं। अब आप एक खुद बात का अंदाजा लगाइए कि साहब जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था 2022 में, उसके बाद अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए। फिर रशिया ने बोला कि हम अपना सस्ता तेल बेचने को तैयार हैं, बोलो कौन खरीदेगा। भारत ने कहा हम खरीदेंगे। चाइना ने कहा हम तो खरीद ही रहे हैं और खरीद लेंगे। तो ठीक है, भारत और चाइना ने खरीदने का फैसला किया। फिर भारत को एक तरीके से काउंटर किया गया यूरोप में और जयशंकर साहब से पूछा गया कि आप रशिया से तेल खरीद के रशिया को फंड कर रहे हैं जिससे रशिया यूक्रेन पर और हमला कर सके। तब जयशंकर साहब ने यूरोप को एक कड़ा जवाब दिया था और कहा था कि हमें आप ज्ञान न दीजिए, क्योंकि जितना ऑयल हम साल भर में मंगाएंगे उतना तो आप एक हफ्ते में मंगा लेते हैं। अब आप एक चीज सोचिए, जब भारत के अधिकारियों ने, भारत के विदेश मंत्री ने, भारत के प्रधानमंत्री ने यह तय किया होगा कि हमें रशिया का ऑयल लेना है, तो क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हाँ इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, अमेरिका क्या क्या कर सकता है, यूरोप क्या कर सकता है? सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? तो जो आज के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि भारत अब पुनर्विचार करेगा रशिया से तेल लेने पर, वो इस बात को भूल रहे हैं कि जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो पहली बात तो फैसला अगले 5-6 साल के लिए लिया जाता है। जब भी आप रशिया से ऑयल डील करने जाओगे तो आप ये नहीं कहते कि 1 महीना लेके देखते हैं फिर बताएंगे। डील होती है लंबी, अगले 5 साल तक हम तुमसे इस रेट पर लेंगे, ऐसा करके। तो साहब उस वक्त भारत ने सोच लिया था कि हो सकता है यूरोप की तरफ से इस तरह का बयान आए या इस तरह के स्टेप उठाए जाएं। अमेरिका हो सकता है हमें पहले चेताए, डराए, धमकाए, लेकिन भारत हर चीज के लिए तैयार रहा। भारत को यह पता था क्या क्या हो सकता है, जबकि उस समय अमेरिका में डेमोक्रेट्स की सरकार थी, जो बाइडेन की सरकार थी। भारत उस समय यह जानता था कि अमेरिका कुछ भी कर लेगा, भारत के साथ अपने इकोनॉमिक आंकड़ों को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि भारत उसके लिए बहुत बड़ा बाजार है जी। अब इसी बीच में भारत ने यह भी सोचा होगा या यह भी चीज का ध्यान रखा होगा कि कल को अगर चुनाव होते हैं अमेरिका में, ट्रंप चचा फिर से आ जाते हैं, तो ट्रंप चचा के लिए तो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ और ट्रेड वॉर और यही सब मैटर करता है। तो ट्रंप चचा भी मैक्सिमम क्या कर लेंगे, टैरिफ लगा देंगे। क्योंकि जो टैरिफ की बात है वो ट्रंप ने इसी कार्यकाल में नहीं करी है, पिछले कार्यकाल में भी करी थी, लेकिन पिछले कार्यकाल में अपनी इस तमन्ना को पूरी कर नहीं पाए थे, क्योंकि इनके आसपास जितने भी अधिकारी लोग थे वो इनके ही एंटी चलते थे।
इस बार ये पूरी फील्डिंग सेट करके आए हैं, इसलिए दे दनादन टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। जब भी किसी देश में कोई राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है तो उसका विश्लेषण पहले ही हमारे देश में कर लिया जाता है। हमारे देश में क्या, हर देश में किया जाता है कि भाई इस राष्ट्राध्यक्ष के आने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और हम किस चीज के लिए कितना तैयार है। भारत ये जानता था कि ट्रंप कुछ भी कर लेंगे, मतलब भारत की जो आंतरिक राजनीति है उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके अलावा वो टैरिफ लगा सकते हैं, इकोनॉमिक बैरियर लगा सकते हैं, सैंक्शंस तक लगा सकते हैं। भारत इसके लिए भी तैयार है कि सैंक्शंस लग गए तब क्या करेंगे। तो याद कीजिए आप, भारत ने 2020 से एक मुहिम छेड़ी हुई है, जब कोरोना आया था तब से, आत्मनिर्भर भारत की। हम ये जानते हैं कि हम इतना बड़ा मार्केट है कि अगर अच्छे से प्रोड्यूस करने लग जाए और अपनी ही चीजें इस्तेमाल करने लग जाए, तब हमें ना अमेरिका की जरूरत है ना किसी और देश की जरूरत है। हमारी जो समस्या का जो हमेशा के लिए इलाज है वो यही है कि हम स्वदेशी चीजों को अपनाएं। जिसकी मुहिम 2020 में स्टार्ट की गई थी, उस मुहिम को मोदी जी ने आज फिर से जो है लोगों को याद दिलाया है। और मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि हम सबको अब तैयार रहना है कि स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें। और लोगों से यह भी कहा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो वरीयता उस प्रोडक्ट को दें जो किसी भारतीय ने बनाया है या किसी भारतीय का पसीना उसमें लगा है। क्योंकि इनको पता है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं उस टैरिफ के बाद फर्क हमें कुछ नहीं पड़ना। यह बात भी एक आधिकारिक तौर पर आ चुकी है। देखिए कि अगर ट्रंप के टैरिफ 25% लगाने के बाद बुरे से बुरा हाल भी हम देख लें, मान लो हमारा माल कोई ना खरीदे वहां पे, तब भी हमको जो बुरे से बुरा इंपैक्ट पड़ेगा वो हमारी पूरी जीडीपी की 0.2% ग्रोथ को कम कर देगा। हम 6% से ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले देश हैं, उसमें भी 0.2% तक हमको अफेक्ट करेगा, जिसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने आज ये मुहिम छेड़ी है कि मान लो हमारा कुछ माल यूएस में नहीं बिक पाता है तो उसको हम ही कंज्यूम कर लेंगे। बढ़िया है, बिक जाएगा, हमें डाइवर्ट ही तो करना है, खुद को ही डाइवर्ट कर लेंगे, खुद को ही खिला लेंगे, खुद को ही हम इस्तेमाल करवा लेंगे वो सामान, हम क्यों किसी और को ढूंढे। तो भारत इस चीज के लिए तैयार था कि रशिया से जब हम तेल खरीदेंगे तो अमेरिका, यूरोप जैसे देश समय समय पे कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, अमेरिका जो हमको ये धमकाता है, अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाए, क्यों लगाए? इसलिए लगाए हैं कि हम रशिया से व्यापार कर रहे हैं। अभी भी ट्रंप ये कह रहे हैं कि इन टैरिफ्स को हम 100% तक लेके जा सकते हैं अगर रशिया से व्यापार करना बंद नहीं किया तो। हमको यह पता है कि रशिया से जो तेल हम ले रहे हैं अगर वो हमने बंद कर दिया तो न सिर्फ हमारे यहां तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ जाएगा। और हो सकता है पूरी दुनिया में जो ऑयल के प्राइस हैं वो $200 प्रति बैरल से भी ऊपर हो जाएं। तो ये गलती हम कभी नहीं करेंगे। ट्रंप के 25% टैरिफ, 50% टैरिफ उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान रशिया से तेल न लेना पहुंचा देगा। आज हम रशिया से करीब करीब 40% तक तेल ले रहे हैं। मतलब हमें अगर 100 लीटर तेल की जरूरत है तो उसमें से 40 लीटर रशिया से आ रहा है। तो हम एकदम से कैसे बंद कर दें जी? हम नहीं करेंगे। तो भारत ने अगर कोई निर्णय 2022 में लिया था तो वो निर्णय सारी चीजें सोच के लिया था कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो जो भी अफवाह उड़ा रहा है कि भारत ने ऑयल लेना बंद कर दिया, या जो भी ये एनालिसिस कर रहा है कि भारत ऑयल लेना कम कर देगा, वो सब एक तरीके से गलत है। क्योंकि भारत पूरी तरह से ये मन बना चुका है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। दूसरी बात यह भी है कि भारत एक परसेप्शन दुनिया में यह भी सिद्ध करना चाहता है कि देखो अब हम वो देश नहीं रहे कि ये हमसे कुछ कहेगा तो हम मान लेंगे। ठीक है, हम सम्मान के तौर पर कोई चीजें मैनेजेबल है तो इनकी कंसिडर कर लेंगे, कुछ इनकी कर लेंगे, कुछ किसी और की भी कर सकते हैं। बट तुम ये सोचो कि तुम हमें डराओगे, धमकाओगे, हम धमक जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस समय जो मेन जो खुन्नस है ना अमेरिका की, वो ये नहीं है कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं या रशिया से हथियार ले रहे हैं या अमेरिका को जो है हम भी टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका पे ना, ये समस्या नहीं है। अमेरिका की समस्या वही है जो मैं पिछले कुछ वीडियोस में लगातार कह रहा हूं, और वो समस्या है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब है उसे ये पता है कि रशिया ने एक ऐसा बीज बो दिया है पूरी दुनिया में जो 2022 के बाद से लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है, और वो है लोकल करेंसीज का प्रयोग। सबसे पहले आपको याद होगा इंडिया ने जो लोकल करेंसीज का एक तरीके से एग्रीमेंट किया था वो रशिया के साथ किया था कि हम रुपी और रूबल में ट्रेड करेंगे। फिर भारत ने अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ कर लिया, यूएई के साथ कर लिया, अन्य देशों के साथ कर लिया, इधर आसियान कंट्रीज में। ये बात यूएसए को अंदर अंदर खाई जा रही है कि ये 3 देश मिलकर के क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्यों नहीं डर रहे हैं मेरे से। रशिया को यूएसए तब से डरा रहा है 2022 से, सैंक्शंस ये वो। चाइना को आप याद करिए,
ट्रंप ने किस तरह से बार बार चाइना को टारगेट किया, हम चाइना पर 150% टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सबसे लास्ट में उसने इंडिया का नंबर लिया। क्यों इन तीनों देशों के पीछे हाथ धो के पड़ गया है? क्योंकि तीनों देश मिलकर के, या कहें कि जो ब्रिक्स है वो मिलकर के इस समय डी-डॉलराइजेशन कर रहे हैं। और भारत ने जब ये निर्णय लिया था कि हमें सस्ता तेल चाहिए, तो उस निर्णय में न सिर्फ सस्ता तेल हम ले रहे थे, बल्कि हमारे दिमाग में ये भी था कि हमें किस तरह से अपनी करेंसी को एक तरीके से ज्यादा चलन में लाना है और उसकी वैल्यू बढ़ानी है। हमारा अगर उद्देश्य देखा जाए तो हमारा उद्देश्य है अपनी करेंसी को ऊपर करना। अब उसमें किसी का डॉलर नीचे गिर जाए तो उसमें हम क्या करें? हम तो अपनी करेंसी को ऊपर कर रहे हैं। तो हम अगर कोई स्ट्रेटेजिक मूव लेके चल रहे हैं तो उसके पीछे कई सारे आयाम हैं, और पिछले लंबे समय से जो रशिया प्रयास कर रहा है लोकल करेंसी का, वो तो हो ही रहा है। साथ में आप याद कीजिए, रशिया लगातार चाइना से बातचीत करके चाइना को यह मनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम इंडिया के साथ अपने संबंध अच्छे कर लो। याद कीजिए, एक थ्योरी ये भी निकल के आती है कि लास्ट ईयर जब चाइना ने गलवान से अपनी फौज को वापस बुलाया था, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया का भी हाथ था। यानी पुतिन ये चाह रहे हैं कि भैया तुम जो प्लान हम लेके चल रहे हैं उस प्लान पर चलो, भी आपस में लड़ने का टाइम नहीं है। इस पूरे प्लान की वजह से अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। इसलिए अब अमेरिका में लेख छप रहे हैं कि डी-डॉलराइजेशन करने के जो लोग सोच रहे हैं उससे कुछ होना नहीं है। जब होना नहीं है तो तुम लेख क्यों छाप रहे हो? बताओ। आज पूरी दुनिया में जो 95% ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। अगर ये 95 से 60% भी आ गया ना, तो अमेरिका समझ लीजिए, इन्होंने जो डॉलर छाप छाप के दुनिया में चलवाए हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दुनिया को परेशान किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, ये क्या करते हैं? इनके पास रिसोर्सेज सब हैं। इनके पास ऑयल है, इनके पास गैस है, लोहा है, गोल्ड है, यूरेनियम है, सब है इनके पास। लेकिन अपना जो है सस्ते दामों में किसी को नहीं बेचते, उसको यूज भी नहीं करते, दूसरों का लेते हैं सस्ते दामों में और उन्हीं को आपस में घुमाते फिराते रहते हैं। भाई हम तुमसे तेल ले लेंगे, तुम दो सस्ता, तुम दोगे ही नहीं। तुम अपना तेल भी खुद यूज नहीं कर रहे अभी तक, तो बहुत कम कर रहे हो। दूसरे देशों में जहां तुमने आग लगवाई थी वहां से डील्स करके सस्ता तेल ले रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डॉलर का चलन बढ़े। एक मैं थ्योरी और बताता हूं। अमेरिका ने धीरे धीरे पूरी दुनिया में ऐसी डिमांड्स क्रिएट करवा दी, ऐसी चीजें जबरदस्ती इंट्रोड्यूस करवा दी, लोगों से खरीदवा दी जिन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं थी। ऐसी डिमांड्स क्रिएट करने से क्या हुआ? जब चीजें बिकेंगी, लोग खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है डॉलर का चलन बढ़ेगा। सिर्फ डॉलर को चलाने के लिए इसने कई सारी चीजें फालतू की दुनिया में चलवा रखी हैं। अब भारत, रशिया, चाइना जैसे देश न सिर्फ उन चीजों का चलन कम कर रहे हैं, बल्कि अब डॉलर के चलन को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात से तिलमिलाया हुआ है अमेरिका। अच्छा, यहां पर अगर डेमोक्रेट्स की सरकार होती, बाइडेन होता, ओबामा होता, या ये कमला हैरिस होती, ये लोग भी भारत, चाइना, रशिया के खिलाफ एक्शन लेते, लेकिन ये लेते पर्दे के पीछे वाले, वो डीप स्टेट्स वाले एक्शंस। तो भारत में एक काम करो, कहीं पर एक आंदोलन छुड़वा दो, कहीं पर ये करवा दो, कहीं पर वो करवा दो, जैसे आपको पता है हो रहे थे पिछले साल तक। ट्रंप थोड़ा सा रिएक्शन देने वाला व्यक्ति है, ये रिएक्शनरी है। जैसे झलझलाहट में आकर के अरे नहीं मैं कह रहा हूं तुम लगाओ टैरिफ, में देखता हूं क्यों क्या करेगा। तो उसने जो ये चीजें करी हैं वो इसकी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, और इस समय इसी बात का आनंद ले रहे हैं रशिया, इंडिया और चाइना जैसे देश। भारत बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि भारत पे क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ट्रंप ने हड़बड़ाहट में क्या बयान दिया कि हमने रशिया के पास 2 अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लगा दी है। मेडवेडेव ने जो बोला है, हम उसका जो है पूरी तरह से खंडन करते हैं और देखते हैं रशिया क्या करता है। तो रशिया ने भी क्या रखा था, मेडवेडेव ने यही बोल दिया था कि जो डेड हैंड है हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये डेड हैंड क्या है? डेड हैंड ये है साहब कि रशिया ने या सोवियत संघ ने जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस एरा में एक ऐसी व्यवस्था बना ली थी, एक सेमी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जिसमें कभी भी रशिया को ये लगा कि उसके ऊपर न्यूक्लियर हमला हुआ है या कहीं से रेडिएशन उसके ऊपर आ रहा है या उसके एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार की कुछ ऐसी रेडियो एक्टिव तरंगें आ गई हैं, तो ऑटोमेटिक एक व्यक्ति के इशारे पर बटन दबाया जाएगा, जिससे कि अपने आप रशिया की तरफ से इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल्स निकलेंगी और दुश्मन देश पर बरस जाएंगी जहां से भी वो आ रहा होगा। ये चीज कोल्ड वॉर में इन्होंने तैयार करी थी। अमेरिका के पास भी है ये व्यवस्था, रशिया के पास भी है। इसको डेड हैंड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम पेरीमीटर भी है। तो इस बात को लेकर के अब कोल्ड वॉर एरा में ये बना हुआ था। फिर जब रशिया बन गया बाद में 1991 के बाद में, तब इसको दोबारा से और ज्यादा बेहतर किया गया और अब पूरी तरह से ये
सक्रिय है, जैसे पहले था उससे भी बेहतर स्थिति में सक्रिय है। इस बात से अमेरिका परेशान था और अब इसका जिक्र करके मेडवेडेव ने ट्रंप को और ज्यादा खुली चुनौती दे दी है, जिसके परिणाम में ट्रंप ने इस तरह से न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉय करी है। ठीक है साहब। अब इस पर पुतिन ने कुछ बोला है? नहीं बोला है। रशिया ने कुछ बोला है? नहीं बोला है। कुछ नहीं बोला है। अब मान लीजिए ट्रंप रशिया पर कुछ करते हैं, या मान लीजिए ट्रंप भारत को बहुत ज्यादा फोर्स कर दें कि तुम रशिया से तेल रोक दो, ये कर दो, वो कर दो। मान लो वर्स्ट के सिनारियो में इंडिया तेल रोकने पे आ जाए, या कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि इंडिया को तेल रोकना पड़ जाए रशिया से जो तेल आ रहा है। ऐसी स्थिति में रशिया क्या करेगा, उसकी एक रिपोर्ट चल रही है मीडिया में, और वो रिपोर्ट ये है कि ऐसी स्थिति में रशिया ये सीपीसी पाइपलाइन को बंद करवा देगा। अब ये सीपीसी पाइपलाइन क्या है साहब? ये सीपीसी पाइपलाइन है कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम। एक्चुअल में यहां पर कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान में ऑयल के भंडार हैं। यहां से पाइपलाइन के माध्यम से, दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइनों में से एक है ये, यहां से तेल आता है, तेल होता हुआ फिर रशिया में आता है, फिर रशिया से होता हुआ ये जाता है आपके ब्लैक सी में, और यहां से शिप के माध्यम से अन्य देशों में जाता है। अब ये जो पाइपलाइन बनाई गई है, ये पाइपलाइन बनाने में कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हैं, जिसमें अमेरिका की कंपनीज भी शामिल हैं। अमेरिका की कौन सी कंपनी शामिल है वो भी देख लीजिए। देखिए अमेरिका की ये शेवरॉन और एक्सॉन, ये दो कंपनी शामिल हैं। इनका एक बड़ा स्टेक इस पाइपलाइन में है। ये दोनों कंपनीज रिफाइनरीज चलाती हैं, ऑयल को रिफाइन करने का काम करती हैं, ऑयल सप्लाई का काम करती हैं। और आप जानकर के हैरान होंगे कि ये जो सीपीसी पाइपलाइन है, अगर रशिया ने इस पाइपलाइन को रोक दिया तो यूरोप में जो टैंकर्स के माध्यम से तेल पहुंचता है वो सप्लाई भी रुक जाएगी। फिर यूरोप को ये कहीं और से मंगाना पड़ेगा। ऑलरेडी जो रशिया की तरफ से पाइपलाइन यूरोप में जाती थी उसमें से काफी हद तक कटौती कर दी गई है। अब यूरोप जो यहां से मंगा रहा है, इसमें भी अगर कटौती हो गई तो यूरोप का तेल इतना महंगा हो जाएगा कि आप मान के चलिए यूरोप पूरी तरह से रिसेशन में चला जाएगा। एक दूसरी बात यह है कि ये कब होगा, रशिया इसको कब रोकेगा? जब अमेरिका इंडिया में जो रशिया का तेल आ रहा है उसे रुकवा दे, या इंडिया को फोर्स कर दे कि रोको। अब इंडिया भी रशिया का तेल लेना बंद कर दे, रशिया भी सीपीसी रोक दे। ऐसी स्थिति में पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में आपको पता है लगभग 3.5% की जो है कटौती एकदम से हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल के प्राइसेस अंधाधुंध बढ़ जाएंगे और पूरी ग्लोबल जितनी भी इकोनॉमी है सब ध्वस्त हो जाएगी। तो रशिया कहेगा ठीक है, तुम अगर हमको बीच में रोकना चाहते हो, इंडिया के साथ सप्लाई को रोकना चाहते हो, हम इसे रोक देंगे। ठीक है, बर्बाद होंगे तो फिर सब इकट्ठे होंगे। अब करके दिखाएं ट्रम्प चाचा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब एक इसका विकल्प है, ये है बीटीसी पाइपलाइन, बाकू तबलिसी सिहान पाइपलाइन। अब ये क्या है साहब? ये यहाँ अजरबैजान से, एक्चुअल में आप चाहें तो कजाकिस्तान से शिप के माध्यम से पहले यहाँ अजरबैजान में मंगा लीजिए, फिर यहाँ से होते हुए जॉर्जिया होते हुए टर्की होते हुए भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में मंगा दीजिए, फिर वहां से भिजवा दीजिए। चलिए ठीक है, आप यहाँ से मंगा लो, ये भी एक पाइपलाइन है, दुनिया की बड़ी पाइपलाइन है ये भी। अच्छा, यहाँ से मंगाओगे तो और महंगा पड़ेगा, फिर तुम मेडिटेरेनियन सी से जाओगे घुमाते हुए, फिर शिप को लेके जाओगे, और महंगा पड़ेगा। कर लो, तो ये भी विकल्प नहीं है। तो रशिया ने एक ऐसी नस पकड़ रखी है जिसको दबाने से परेशान हो सकता है अमेरिका। इसलिए ट्रम्प चाचा जो भी बयान दे रहे हैं इस पर ना तो ट्रम्प की बात पर ना तो कोई पुतिन का बयान आ रहा है, और मोदी जी भी जो बातें कर रहे हैं वो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, मौके का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में अब ट्रम्प को लेकर के नेगेटिव वो बन गया है, हमारे देश में अमेरिका को लेकर के नेगेटिव परसेप्शन बन गया है। इस बात का फायदा मोदी जी उठा करके अपने स्वदेशी आंदोलन को और मजबूत कर देना चाहते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या हमको हो ही ना। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि मोदी जी पैनिक हो गए कि अरे अरे मुझे कुछ करना ना। मोदी जी कह रहे हैं मौके की बड़ी एकदम तलाश है, ऐसी स्थिति में अगर कुछ कर देते हैं तो हो ही जाएगा काम। ये है खेल पूरा। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया ये कर देगा, इंडिया डर गया और ये और वो, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ झल्लाहट है अमेरिका की। अभी आने वाले समय में आप देखना कोई ना कोई युद्ध की बात भी सामने आएगी, किसी छोटे मोटे दो देशों में लड़वाने की बात आएगी। क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका को अब ये टैरिफ लगाने के बाद नुकसान होने लगेगा, वैसे वैसे अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे डिफेंस का पूरा कॉरिडोर है, डिफेंस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो वहाँ पर प्रेशर डालेंगे ट्रम्प पर कि हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है, डिफेंस का भी व्यापार नहीं हो पा रहा है। तब ट्रम्प कहेंगे अच्छा ठीक है, तुमको डिफेंस का कुछ बेचना है, चलो कुछ करते हैं। तब एक हवा बनाई जाएगी जिससे कि उनके डिफेंस के एक्सपोर्ट बढ़े। इस हवा में हो सकता है कि उन किसी दो देशों को धमकाया जाए, लड़वाया जाए, या बोला जाए कि युद्ध होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। ये भी आपको खबर मिल सकती है, क्योंकि अब अमेरिका में धीरे धीरे इकोनॉमी डाउनफॉल पर आएगी।
रिसेशन टाइप का आएगा, आपको दिख जाएगा 2-4-5 महीने में। ऐसी स्थिति में ट्रंप पर प्रेशर पड़ेगा डीप स्टेट से, और डीप स्टेट्स का एक बड़ा गुर्गा है वहाँ का डिफेंस सेक्टर, तो वो ट्रंप पर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा। तब ट्रंप उनको सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं जो है इस तरह की बयानबाजी देंगे जिससे दो देशों में आग लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अमेरिका को यह भी बोल दिया है कि हम तुम्हारा F-35 नहीं खरीदेंगे। ट्रंप चचा फरवरी से पीछे पड़ रहे हैं कि F-35 ले लो, F-35 ले लो। भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। कई विशेषज्ञ चर्चा कर रहे थे कि भारत F-35 लेगा कि Su-57 लेगा। तब याद कीजिए, हमने आपसे कहा था कि भारत हो सकता है दोनों में से किसी का भी जहाज ना ले, भारत अपने जहाज पर काम करे, क्योंकि 2031 तक हम भी अपना जहाज तैयार कर लेंगे 5वीं पीढ़ी का। ऐसी स्थिति में अब भारत ने क्लियर कर दिया कि अमेरिका, हमें तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए। अब देखिए, इसे कहते हैं ग्लोबल मूव, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। भारत जानता था कि ट्रंप एक ना एक दिन भारत को किसी ना किसी तरह से परेशान करेगा, कोई ना कोई दांव भारत के खिलाफ खेलेगा। अगर भारत फरवरी में ही मना कर देता कि हमें F-35 नहीं चाहिए, तो बात वहीं खत्म हो जाती। हो सकता है उसके जवाब में ट्रंप हम पर टैरिफ लगाता। हमने क्या किया, उसको पहले दांव खेलने दिया कि पहले तुम चलो। जब उसने टैरिफ लगा दिया, तब हमने जवाबी कार्रवाई करते हुए बोला कि हम F-35 नहीं ले रहे, जाओ। हमें लेना वैसे भी नहीं था, पर बयान हमने क्यों नहीं दिया था, हम इंतजार कर रहे थे कि पहला दांव तुम खेलो। अब हमारा परसेप्शन गया ना कि ठीक है, तुम अगर ऐसा करो तो हमने भी कर दिया, नेले पे धैला मारा है, लो नहीं डरते तुमसे। इससे हम और मजबूती के साथ पेश होते हैं उनके सामने। लेना वैसे भी नहीं था, पर टाइमिंग होती है हर चीज की। आपको कब क्या कहना है, क्या बयान देना है, उसकी एक टाइमिंग होती है। दुनिया के सामने हमने बता दिया कि देखो, हमें अमेरिका का बेस्ट जहाज नहीं चाहिए। हमारे 1 महीने तक खड़ा रहा था केरल में, कोई मतलब का नहीं था। तो इस जियोपॉलिटिकल मूव के बारे में भी भारत पहले से जानता था कि उसे किसी न किसी दिन ये पैंतरा खेलना पड़ेगा। ऐसे ही मूव्स होते हैं बड़े बड़े देशों के पास, भारत हो, चाइना हो, रशिया हो। इन्हें पता है कि अमेरिका कब क्या 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 कर सकता है। उसके हर मूव का हमारे पास एक जवाब है, और समय आने पर हम उसे सामने रखते रहेंगे। इसलिए कुछ लोग इस बात पर हाइपर हो जाते हैं कि अरे भाई, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। समय आने पर होगा। पाकिस्तान के साथ भी जो सीज फायर हुआ है, वो भी एक मूव है। इसका पार्ट 2 आप समय आने पर देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी भारत में भी हमें अब कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। हमें किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना रहना पड़े, ऐसा हम प्रयास करें। और ये अमेरिका को पहली बार भारत इस तरह से जवाब दे रहा है, आंख दिखा रहा है, और किसी भी तरह से उसके प्रेशर में नहीं आ रहा है। हमें अपनी इस चीज़ को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा, तभी जाकर के विश्व में हम एक पावर के रूप में, एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो पाएंगे। तो बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए आपको ऑलरेडी एक महाशक्ति या बड़ी शक्ति को चेतावनी देनी होती है, उसके सामने झुकना नहीं होता है। वो भारत अभी कर रहा है। देखते हैं आगे क्या होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।